गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.2 का मतलब सवाल जिस नियम पर लगेंगे हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था। और क्या करेंगे कि इस चैप्टर के पूरे हम लोग सवाल देखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी का किताब है, यानी अच्छा एनसीईआरटी का किताब है, तो आप क्या कर लीजिए, मैथ का 3.2 प्रश्नावली खोल लीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कहीं डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वहां पर आप देखते रहिएगा। 1 बाय 1 करके हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है। अच्छा, इससे पहले हमने सम, विषम, भाज्य, भाज्य सारी की सारी संख्याएं, कौन सी छोटी बड़ी, सारी के सारे कॉन्सेप्ट जिस नियम पे ये लगेंगे पूरा पूरा हमने समझ लिया है। तो बस सवाल देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं, यानी कि पहला सवाल क्या पूछा है कि अगर दो संख्याएं सम है तब उनका योग यानी जोड़, उनको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा। और जब दोनों संख्याएं विषम हो तब उसका जोड़ सम आएगा कि विषम आएगा, ये सवाल पूछा है। तो देखिए लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहा है, पहला का ए विषम संख्याएं हो। क्या कहा है, विषम संख्याएं हो। हमसे पूछा है कि दो संख्याओं को जोड़ना है तो बताना है कि उसका योग जो है सम आएगा कि विषम, क्या आएगा, सम आएगा कि विषम पूछा है। तो देखिएगा पहला दिया है कि जब विषम संख्याएं हो, जब क्या दिया हो, विषम संख्याएं हो तब क्या होगा। तो देखिएगा कोई अगर दो संख्या आप ले लीजिए, दोनों को विषम संख्या हो और दोनों को जोड़िए, कोई दो विषम संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या देखिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे विषम संख्याएं होती हैं। तो हम लेंगे तो दो विषम संख्याएं मान लीजिए, माना वह विषम संख्या, माना या मत मानिए ना, डायरेक्ट लिखिए ना, जोड़ के बस देखना ही तो है, हमें बताना है हाँ या नहीं, मतलब कि सम है कि विषम। तो मान लीजिए एक विषम संख्या 1 है, एक विषम संख्या 3 है, दो विषम संख्या है, जोड़िए देखिए आंसर क्या आता है, 3 1 4, 4 क्या है, सम आया ना, क्या आया, सम। अब देखिए एक कोई संख्या 5 मान लीजिए विषम संख्या, और 7 मान लीजिए, 7 5 को जोड़ दीजिए, 7 5 12। कोई भी विषम संख्या मान सकते हैं, आपके मन में जो भी विषम संख्या हो आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कोई भी विषम संख्या हो आप मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 5 ही माने, आप 11 13 मान लीजिए, 19 17 मान लीजिए, ठीक है, 21 23 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, समझ में आया कि नहीं, बस विषम होना चाहिए। दो विषम संख्याओं को जोड़े, इसके भी आंसर क्या आया, सम। अब देखिएगा दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है कि जब दो सम संख्याएं हो, दोनों क्या हो, सम संख्याएं। कोई सम संख्या मान लीजिए, एक सम संख्या 2 हमने माना, एक 4 माना, 4 2 6, इसका आंसर क्या आया, सम आया। मान लीजिए एक संख्या हमने सम 6 मान लिया, एक संख्या हमने 8 मान लिया, 8 6 जोड़ दीजिए 14, इसका आंसर क्या आया, सम आया। यानी कि अगर दो विषम संख्याएं हो तब भी जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सम। दो सम संख्याएं हो तब भी उसका आंसर क्या आएगा, सम। यानी कि दो सम संख्या है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, सम आएगा। और अगर दो विषम संख्या हो उन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सम, तो भी आंसर क्या आएगा, सम। समझ में आया कि नहीं, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य, हमें सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ में आया कि नहीं, नीचे लिख सकते हैं आप, जैसे पहला पूछा था ना कि जब दो विषम संख्याएं हो तो लिख सकते हैं कि जब दो विषम संख्या हो, जब दो विषम संख्या हो तो उनका योग सम होता है, सम होता है। हमने देख भी लिया था, यहाँ पर सम होता है, हमने ऐ करके देख भी लिया था। बी वाले में भी लिख सकते हैं कि जब दो सम संख्या हो, जब दो सम संख्या हो तो दोनों का योग या तो उनका योग सम होता है, सम होता है। सम का मतलब क्या है, सम संख्या समझिए, सम का मतलब यस यम जोड़ वाला मत समझ लीजिएगा, सम का मतलब क्या है, सम संख्या से, समझ में आया कि नहीं। तो जब दो विषम संख्या हो तो भी उनका योग सम होता है, और जब दो सम संख्या हो तो भी उनका योग यानी जोड़ क्या होता है, सम संख्या, तो भी उनका जोड़ क्या होता है, सम संख्या। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आगे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सत्य सत्य में हम लोग क्या करेंगे भाई, सत्य सत्य तो बताना है, तो हम लोग देखते रहेंगे और बताते रहेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का कहा है सत्य सत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए कहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। योग का मतलब जोड़। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, यानी कोई भी 3 विषम संख्या ले लीजिए, जोड़ के देखिए कि सम होता है कि विषम। पहले ये तो हम लोग चेक करेंगे, इसमें तो दिया है कि सम होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अगर सम होगा तो सही है, विषम होगा तो गलत आ जाएगा। 3 विषम संख्या मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, ये 3 विषम संख्या है ना, सबको जोड़िए 1, 3 और 5। 5 3 8 1 9, क्या आया, विषम आंसर आया। क्या आया, विषम। अब देखिए कोई भी और 3 मान के देख लीजिए, मान लीजिए एक 7 है, एक 9 है, एक मान लीजिए क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए 7 है, एक 9 है और एक 11 है। सबको जोड़ लीजिए 7 और 9 और 11 को। देखिए 11 9 हो जाएगा 20, 20 7 हो जाएगा 27। यानी कि अगर 3 विषम संख्या है, क्या है, कहाँ गया जी, हाँ, यदि 3 विषम, इसमें दिया है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, जबकि हम चेक करने पर हमको क्या मिल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग विषम होता है। देखिए 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम। ये 9 विषम संख्या है ना, 27 क्या है, विषम संख्या है ना, 27 क्या है, विषम संख्या है ना भाई। 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटता तो सम संख्या रहता। तो 3 विषम संख्याओं का योग विषम होता है, सम नहीं होता है। इसमें क्या दिया है, सम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। जबकि क्या होता है, विषम। तो पहला वाला हो जाएगा गलत। गलत का मतलब क्या, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। और अगर सही आता तो सत्य लिखते। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। क्या दिया है, 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग, क्या लिखा है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। यानी कि कोई 2 विषम संख्या ले लीजिए और एक सम संख्या ले लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए तो सम संख्या होता है। भाई चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए कोई 2 विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 और 3, और एक कोई सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4। अब सबको जोड़िए, 1 + 3 + 4, 4 3 7 1 8। भाई ये तो ठीक लग रहा है, सम संख्या आया। कोई और एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, कोई 2 विषम एक सम लेना है, कोई 2 विषम मान लीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, एक कोई सम 8 ले लीजिए, सम संख्या जोड़ दीजिए, या 10 ले लीजिए ना, 10 ले लीजिए, सबको जोड़िए, 5 7 + 10, 7 5 12, 12 10 कितना हो जाएगा, 22। ये भी क्या है, सम संख्या है। तो 2 विषम संख्या और एक सम संख्या अगर हम लेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, सम। क्या आएगा, सम। और इसमें क्या दिया है कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, तो ये सही है, हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सत्य। ये क्या हो जाएगा, सत्य। इंग्लिश वाले बच्चे देंगे, मतलब देखेंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का ये सवाल है ना। ठीक है, सत्य असत्य का मतलब ट्रू और फॉल्स, समझ में आया कि नहीं, तो उस हिसाब से अपना आप देखेंगे ना। अब देखिएगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, कहीं राइट और रॉन्ग भी लिखा होगा तो उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स का ये सवाल है ना, तो सत्य रहेगा तो ट्रू यानी कि सही है, और गलत रहेगा, असत्य रहेगा तो क्या होगा, फॉल्स। समझ में आएगा नहीं। कहीं रॉन्ग और राइट भी लिखा होगा तो वहां आप देख लीजिए, गलत रहेगा तो रॉन्ग, और क्या रहेगा, ये मतलब सही रहेगा तो क्या रहेगा आपका, राइट। ठीक है, अब देखिए करेक्ट इनकरेक्ट भी रहेगा। कहीं अगर किसी बुक में लिखा हो असत्य को इनकरेक्ट लिखा रहेगा तो इनकरेक्ट लिख लीजिएगा, यहाँ पर सत्य में करेक्ट मतलब सही को सही लिख लीजिएगा, करेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे, हिंदी का तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा है, मतलब दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी कहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। हम चेक कर लेते हैं, कोई भी 3 विषम संख्या ले लीजिए, 1 3 मान लीजिए 5, अब सबका गुणा कर दीजिए, 1 3 3 5 15, 15 आया। ये आंसर क्या आया, विषम। क्या आया, विषम। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा ना, बच्चे देखेंगे इसमें ओड नंबर। ठीक है, सम आएगा तो इवन नंबर ना, ये याद रखिएगा इंग्लिश वाले बच्चे। हम क्योंकि कॉन्सेप्ट बताते समय तो पूरा बाइलिंगुअल ही समझाए थे, इसलिए यहाँ पर हिंदी टर्म यूज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश टर्म भी यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा
तीन कोई और विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 7 ले लिया आपने, 9 ले लिया आपने, 11 ले लिया, गुणा कर दीजिए। 7 9 का हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 63, और 11 का गुणा कर दीजिए, 11 3 33 के 3 हासिल लगा 3, 11 6 का 66, 3 कितना हो जाएगा 69, क्या हो जाएगा 69। और देखिए पहला इकाई का अंक 3 है, इसका मतलब ये विषम है, क्या है विषम है। तो अगर 3 विषम संख्या आप लेंगे और उनका गुणा करेंगे, 3 विषम संख्या लेंगे आप और उनका गुणा करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा विषम, क्या आ जाएगा विषम। और इसमें दिया है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, हमने चेक भी कर लिया, हाँ सही बात है। तो क्या है सत्य है, क्या है सत्य है, यानी कि ट्रू है। समझ में आया कि नहीं, और गलत रहेगा तो फॉल्स लिखते रहिएगा अपना इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। अब देखिए डी वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है, बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्प्ले पर देखते रहिएगा। दिया है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। चेक कर लेते हैं भैया, देखिए यदि कोई सम संख्या है, सम संख्या का मतलब क्या है 2 से भाग चला जाएगा, तो कोई भी सम संख्या है तो दिया है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, कोई भी सम संख्या है उसको अगर 2 से भाग दे तो जो भागफल है सदैव विषम होता है। हम चेक कर लेते हैं, कोई भी सम संख्या मान लीजिए 10 है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 5 10, कैंसिल, शेष क्या आया हमारा विषम, क्या आया सॉरी शेष नहीं जी विषम है, ये क्या है भागफल क्या है विषम। मम्मी कर लो कोई, ठीक है, क्या है ये क्या है भागफल क्या है विषम। यानी कि अगर कोई भी सम संख्या है हमने 2 का भाग दिया तो क्या आया भागफल विषम आया, ठीक है। और चेक कर लो, कोई भी सम संख्या मान लीजिए आप 20 मान लीजिए आपने 18 ले लिया, 2 का भाग दे लीजिए, 2 9 का 18, कैंसिल। कोई भी और सम संख्या मान लीजिए आपने 30 मान लिया, आपने 2 का भाग दे दिया, तो 2 1 कम 2, 1 बचा 0, 2 5 के 10, कैंसिल। भागफल क्या आया 15, विषम आया, क्या आया विषम। यानी कि अगर कोई भी सम संख्या है और उसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमेशा भागफल क्या आएगा विषम, क्या आएगा विषम। कहा गया ये 15, ये 5 और ये 9, तो हमेशा क्या आ रहा है विषम। और सवाल में भी दिया है, कहा गया जी डी का, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, सही है, हमने चेक भी कर लिया। तो ये क्या है सत्य, क्या है डी का क्या है सत्य, क्या है सत्य, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अब ई, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे ई, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे अब ए बी सी डी यू, डी के बाद किसका बारी है ई का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ई का देखिए, कहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी अभाज्य संख्याएं क्या है विषम है, यानी कि जितनी भी संख्या विषम है सब क्या है अभाज्य है, सॉरी सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, मतलब कि जितनी भी अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है सब क्या है, उसको क्या बोलते हैं कि सब क्या है विषम, यानी कि ऑड नंबर है। अब देखिए भैया हम इतना तो जानते हैं ना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल हो 2 गुणनखंड यानी कि 2 फैक्टर हो, केवल क्या हो 2 फैक्टर हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हमने अगर 5 को कहा तो 5 का फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा 1 और 5 होगा, तो ये अभाज्य संख्या है, ये तो विषम है, क्या है विषम है। 7 है, 7 का अभाज्य गुणनखंड करिए आप, 1 और 7 होगा 2 है, 2 ही गुणनखंड आया ना, इसका मतलब ये भी अभाज्य विषम है। 13 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 और 13 आएगा। इसका मतलब कि आप ध्यान से देख रहे हैं 1 और 13 यानी कि भाई क्या ये 2 ही गुणनखंड तो आया 13 का, 1 और 13 2 आया, यानी कि ये भी क्या है 13 भी क्या है अभाज्य है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें दिया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, क्या दिया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो मैंने कल कॉन्सेप्ट समझाते समय आपको बताया था कि अगर आपको 2 का गुणनखंड करेंगे आप तो 2 का गुणनखंड आता है 1 और 2 आएगा, इसके भी 2 गुणनखंड है। इसका मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, सॉरी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए।
और दो का भी तो दो गुणनखंड है, इसका मतलब कि दो भी अभाज्य संख्या है। दो भी क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका मतलब कि दो भी अभाज्य संख्या है। अब समझिएगा, लेकिन दो अभाज्य संख्या तो है लेकिन विषम संख्या नहीं है। दो क्या है, सम संख्या है। दो क्या है, सम संख्या है। हाँ, ये बात सही है कि दो को छोड़कर बाकी जितनी विषम संख्या, जितनी मतलब दो को छोड़ दीजिए अगर, तो जितनी भी अभाज्य संख्या है सब विषम है, ये सत्य है। लेकिन कह दीजिए सभी अभाज्य संख्या विषम है, तो ऐसा नहीं है। दो एक ऐसा नंबर है, याद रखिएगा मित्र, दो एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं हो सकती, क्योंकि एक अपवाद में है ना ये दो कहेगा हमको कहीं भूल गए भैया, हमको कहीं भूल गए, तो दो नहीं, दो को नहीं भूलना है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। कोई पूछ देगा कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम नहीं है अभाज्य में, बताओगे आप, सीना ठोक के कहिएगा दो है। क्या है, दो है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये ई का क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। ठीक है, अब देखिएगा ई के बाद किसकी बारी आएगी, यफ की बारी आएगी। एक सेकेंड, ई के बाद किसकी बारी आएगी, यफ की बारी आएगी। देखिएगा यफ क्या कहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अरे भैया ये कहाँ का कह दिया, कहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं। ये कहाँ से बात हो गया, कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है तो इसके कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। दो हिंदी में लिख दे, नहीं तो आप कहोगे शब्द में दो। कौन कौन, एक तो एक होता है, एक वो खुद संख्या होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड नहीं हो तो अभाज्य होगा नहीं, और दो से अधिक हो जाए तो भाज्य हो जाएगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन, एक तो एक होता है, एक वो खुद संख्या जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे पूछ देंगे कि 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो देख लीजिएगा 13 का एक अभाज्य गुणनखंड होगा और 13 खुद होगा, सॉरी 13 का एक खुद गुणनखंड होगा और एक 13 खुद में होगा। तो 13 के कितने निकलेंगे, दो, यानी कि एक और 13। तो एक होता है, सभी का गुणनखंड होता है, इसका भी होगा, और स्वयं वो नंबर खुद होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या का दो गुणनखंड होता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का दो गुणनखंड होता है। कल कॉन्सेप्ट बताते समय अभाज्य संख्या में हमने पूरा डिटेल में समझा था, इसके पिछले लेक्चर में ही। ठीक है, तो इसीलिए इस लेक्चर में पूरा सवाल लगा रहे हैं। इसीलिए हम करते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ते समय हम क्या करते हैं, उस चैप्टर के सवाल जिस फार्मूले पर, जिस नियम पर लगेंगे, हम पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। समझ में आए कि नहीं, इसीलिए समझ लेते हैं ताकि ये चीजें बेहतर समझ में आए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देख रहे थे, यफ का देख रहे थे। यफ क्या कहा है भैया, यफ कहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। जबकि हमने क्या बताया, अभाज्य संख्याओं के कितने होते हैं, हम क्या जानते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, और इसमें दिया नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता है। तो ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, यफ मतलब फाल्स, यफ मतलब फाल्स है, ये टी मतलब ट्रू है। समझ में आया कि नहीं, सीबीएसई वाले बच्चे भी देखते रहेंगे। ठीक है, यफ का मतलब फाल्स यानी गलत है, और क्या है, ये क्या बोलते हैं, टी का मतलब ट्रू सत्य है। ठीक है, देखिएगा यफ के बाद किसकी बारी आएगी, जी की। क्या आएगा, जी। यफ के बाद देखिए जी, कहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, यानी दो अभाज्य संख्या को हम जोड़ेंगे तो सीधे मतलब सम आएगा आंसर। ऐसा कहा है, चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। दो अभाज्य संख्या क्या होगी, एक 3 ले लीजिए, एक 5 ले लीजिए, दोनों को जोड़िए। बात तो सही लग रहा है, 5 3 8। देखिए 9 तो नहीं होगा, 7 होगा, और कितना 11 होगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 11 को 18। वाह 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 वाह, आंसर सेम आ रहा है जी। देखो दो अभाज्य संख्याओं का योग सम आ रहा है कि नहीं, दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या आ रहा है, सम आ रहा है। और इसमें पूछा भी है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा भैया, कंफ्यूजन तो इसी जगह है ना, हमने बताया था ना, दो भी तो अभाज्य संख्या है, दो भी तो अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि 2 और 3 को भी जोड़ेंगे तो आना चाहिए था सम, लेकिन यहाँ तो 5 आया, मैटर गड़बड़ा गया। 2 और 7 को भी जोड़ना चाहिए था तो सम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 7 2 9 विषम आ गया, यहाँ भी विषम आ गया। ये क्या हो गया, अरे बाबा। तो क्या हो गया, जब दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ऐसा नहीं कह सकते।
कुछ अपवादों को छोड़ के खाता तो समझ में आता। तो सदैव नहीं होता है, क्योंकि भैया दो भी तो अभाज्य संख्या थी, लेकिन दो को जोड़ने पर दो मतलब कि दो, कभी कभी देखेंगे अगर दो को लेकर जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्याओं का योग सम नहीं आ रहा है, विषम आ जा रहा है, और कुछ को लेकर सम आ जा रहा है, तो कुछ में सम कुछ में विषम आ रहा है। इसमें क्या दिया है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, सदैव सम नहीं होता है, हमने देख भी लिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। देखिए एक तो तरीका था मैं डायरेक्ट आंसर देकर आपको सिखा देता, लो भैया असत्य सत्य, सही गलत सही गलत, फेल हो जाते हैं आप कंपटीशन में। ऐसे समझ लोगे आप पास हो जाओगे दोस्त, क्योंकि आपको इस सत्य असत्य क्यों है मैं ये करके दिखा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं क्यों है, समझ में आया कि नहीं। ये होता है गणित, समझ कर पढ़ना। ऐसे जब आप पढ़ेंगे ना टक्कर देंगे अच्छे अच्छे बच्चों को। ठीक है, देखिएगा असत्य का मतलब क्या हो जाएगी, ये फाल्स। जी के बाद किसकी बारी, एच की बारी। एच कहा है कि केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। क्या दिया है, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। हम कल सिखाए थे ना कि दो है ऐसा संख्या है कि ये सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है, जो क्या है, अभाज्य है। कैसे, क्योंकि कोई भी आप सम संख्या लोगे तो सम संख्या का मतलब कि दो से कटेगा ही, और कोई भी संख्या लेंगे तो उसका दो गुणनखंड होता ही है, एक होता है, एक वो खुद संख्या होगी। और कोई भी सम संख्या लेंगे दो से कटेगा ही, तो कम से कम उसके तीन गुणनखंड तो होंगे ही, और जैसे ही दो से अधिक हो जाएंगे वो भाज्य हो जाएगा। तो सभी सम संख्या तो अभाज्य होती नहीं है, सभी सम संख्या तो अभाज्य होती नहीं है, लेकिन दो एक ऐसा है कि सम भी है अभाज्य भी है। और इसमें दिया है एच में कि केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो बात सही है, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, यानी कि केवल दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि प्राइम नंबर भी है। समझ में आया कि नहीं। और मोर देन टू अगर फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, तो क्या कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा एच के बाद किसकी बारी, आई की बारी। किसकी बारी मित्र, आई की बारी। देखिएगा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या दिया है, इसी को घुमा दिया, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अभी आपको समझा रहे हैं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अभी आपको दो का एग्जाम्पल लिए थे ना, और सम संख्या का ना, कि कोई भी सम संख्या होगा तो दो से कटेगा, और कोई भी संख्या लेंगे आप एक से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी कि किसी भी संख्या का कम से कम दो तो गुणनखंड होते ही हैं। तो दो गुणनखंड का मतलब क्या होगा, वो अभाज्य। लेकिन अगर सम संख्या है तो सम संख्या का मतलब ही होता है कि दो से कटेगा। इसका मतलब कोई भी हम सम संख्या में नंबर लेंगे तो दो से तो कटेगा ही कटेगा, और एक और खुद से तो कटेगा ही कटेगा, यानी उसके गुणनखंड यानी उसके फैक्टर एक और खुद संख्या होगा ही होगा, लेकिन उसका एक गुणनखंड यानी कि क्या होगा, दो भी होगा। क्या होगा, दो, क्योंकि दो का भाग देंगे उस नंबर में तो डिसिमल जीरो आएगा। इसका मतलब कि कोई भी सम संख्या लेंगे तो उसका कम से कम किसी भी संख्या, कोई भी सम संख्या लेंगे तो उसके तीन गुणनखंड तो होंगे ही। क्या होंगे, तीन गुणनखंड तो होंगे ही। क्या दिया, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, कोई तीन गुणनखंड तो होंगे ही, लेकिन इसका मतलब कि तीन होंगे तो तीन का मतलब भाज्य। यहाँ तक तो मैटर समझ में आ रहा है। लेकिन क्या दिया है, कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन दो भी सम संख्या है, जबकि दो क्या है, सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, यानी कि प्राइम नंबर भी है। समझ में आया कि नहीं। यानी कि भैया सभी सम संख्याएं तो भाज्य संख्याएं हैं, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन सभी सम संख्या में अगर दो शामिल ना करो तब भैया, अगर दो को भी शामिल आप करोगे और जैसे ही आप सम बोलोगे दो शामिल हो जाएगा, नकार नहीं सकते आप इसे, दो भी सम संख्या है। तो ऐसा आप कहेंगे कि कुछ संख्याओं को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। समझ में आएगा, किसको छोड़कर, दो को। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, कह दिया है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं कैसे होंगी। यहाँ तक तो मैटर समझ में आया कि चलो भैया ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ा गया, क्योंकि दो तो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। जैसे ही आप कहोगे कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर है, तो दो कहेगा ना भैया हम तो प्राइम नंबर हैं और हम सम भी हैं, यानी हम इवन नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। हम कहाँ से तुम्हारे कंपोजिट नंबर में आ गए, हमको कैसे भूल गए मुन्ना। तो ये क्या होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती। कौन सी ऐसी संख्या जो दिक्कत करता है, दो, क्योंकि दो क्या है,
दो भाज्य संख्या नहीं है, क्या है, दो है, ये क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, गलत। समझ में आया कि नहीं, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये आई का था असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य। आई के बाद जे का लास्ट देखिएगा, दिया है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। क्या दिया है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। देखिए, अच्छा ये चीजें जो हम बता रहे हैं सत्य असत्य, पूरा एकदम एक एक कंसेप्ट बता रहे हैं कि क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। यही मैथ पढ़ने का तरीका होता है। ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो बेहतर समझ में आएंगी, इसीलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट एकदम समझाए थे इससे पहले ही, और इसमें भी बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए, देखिएगा जे का कहा है कि दो सम संख्याओं का, क्या कहा है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। भैया दो सम संख्या ले लीजिए और गुणा करिए। देखिए दो सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए एक सम संख्या 2 है, एक 4 है, गुणा करके देखिए 2 चौका 8, सम संख्या आया, सही है। कोई और सम संख्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, गुणा करिए 10 8 80, इकाई का अंक 0, इसका मतलब सम संख्या है, बात तो सही है। कोई और ले लीजिए, क्या लेंगे आप, 16 ले लीजिए और कितना ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 16 दूना के 32, इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब ये सम संख्या है, सही है। यानी कि कोई भी हम अगर दो संख्या लेंगे, दो सम संख्या लेंगे तो उसका गुणनफल सदैव क्या आएगा, सम। और इसमें दिया है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो सही है। हमने देख भी लिया कि कोई भी दो सम संख्या आप लेंगे तो आंसर यानी हमेशा उसका गुणनफल क्या आ रहा है, देखिए सम आ रहा है ना, 80 8 32, ये सब सम संख्याएं है ना, तो सही है। ये क्या स्टेटमेंट है, सत्य यानी ट्रू है, ये असत्य यानी फॉल्स था, ये ट्रू था, सत्य। समझ में आया कि नहीं, तो ये सत्य सत्य था। देखो गणित तो ऐसा ही है ना कि आप अगर गणित को आप देखेंगे ना तो गणित एकदम जीवन की तरह चलता है ना। किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए और देखेंगे तो जीवन के एकदम समानांतर पैरेलल चलता है ना। अगर जैसे हम गणित तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर गणित को आप देखिए तो जैसे गणित में सवाल आता है ना, जैसे गणित में सवाल आता है, उस सवालों को कुछ नियम से, कुछ सिद्धांतों से हल करते हैं, एक फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम आगे दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, और सवाल क्या है, एक समस्या ही तो है, और हम हल करते हैं यानी समस्या को सॉल्व करते हैं। वैसे ही जीवन में आप देखेंगे, ये जीवन ही पूरी परीक्षा है दोस्तों। तो देखेंगे कि जीवन में एक समस्या आती है, हम कोई नियम लगाते हैं, कोई उपाय लगाते हैं और धीरे धीरे उसके समाधान तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर जैसे जीते जाते हैं, फिर दूसरी समस्या आती है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही तो जीवन चक्र चलता है गणित की तरह। देख रहे हैं गणित कहाँ कहाँ काम आता है, गणित एकदम जीवन की तरह है। जैसे गणित में हमें सवाल नहीं आता, सिद्धांत नहीं आता, तो हम कोई गाइड खोजते हैं ना, कोई टीचर हो सकते हैं गाइड के तौर पर, कोई दोस्त हो सकते हैं, या कोई आपसे जो सीनियर है या जूनियर कोई भी हो सकता है जो आपको उस समस्या को, उस सवाल को सुलझाने में मदद कर सके। वैसे ही जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं तो हम उनके पास जाते हैं जो उन समस्याओं को समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उस समस्या के पार पा लेते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि कुछ गणित की ऐसी पहेलियां हैं जो आज तक नहीं सुलझाई गई हैं, जिसका आंसर हम सोच लेते हैं समय के साथ मिला तो ठीक है, नहीं तो चल रहा है। वैसे जीवन में भी कि हर चीज का समस्या का समाधान यानी हर चीज का समाधान हम नहीं खोज सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका समस्या का समाधान नहीं मिल पाता, तो हम एज इट इज मान लेते हैं कि ठीक है, जीवन में कुछ समस्याओं का, कुछ प्रश्नों का, कुछ पहेलियों का जवाब नहीं मिल पाता है, फिर भी जीवन क्या है, अनवरत चलती रहती है। तो अगर जीवन को गणित से लिंक करके देखिए या गणित को जीवन से लिंक करके देखिए, आपको एकदम लगेगा कि दोनों एकदम जैसे होता है ना, सगे भाई या सगे बहनों की तरफ एकदम चल रहे हैं एक ही लाइन में, है ना। तो गणित जीवन में भी काम आता है। किसी भी सब्जेक्ट को आप जीवन से रिलेट करेंगे तो जीवन में वो आपको दिखेगा कि जैसे जीवन है वैसे सब्जेक्ट है। कोई भी विषय आखिर जीवन से जुड़ता कैसे है, ये फील करिए, ये समझिए। जैसे अभी एक झलक देखा आपने कि कैसे गणित के क्वेश्चन आते हैं, समस्या बन के सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक समाधान तक पहुंचते हैं। वैसे जीवन में समस्याएं आती हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे गणित को देखिए एकदम जीवन की तरह दिख रहा है कि नहीं। अलग बात है कि आपके देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। वो कहते हैं ना कि नज़रें वहीं रहती हैं, नज़रिया अलग होता है। तो अब अलग बात है कि आप सवाल को सिर्फ सवाल देख रहे हैं या सवाल को जीवन की तरह भी देख रहे हैं, या जीवन के सवालों को, समस्याओं को आप सवाल से भी लिंक कर पाते हैं कि नहीं। हर सब्जेक्ट और जीवन को जोड़ के पढ़ेंगे तो
तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, और व्यवहार में जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो अंततः चलकर क्या होती है, बेहतर ही होती है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग इसके आगे सवाल करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा जो भी सवाल है हम लोग करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई कि नहीं, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।